हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आज का हमारा बेसिकली जो हमारा सिलेबस है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, उसमें सबसे पहले मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस। देखो, मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग सिंपल वो एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस हैं जिसमें आप क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो, और जो आपकी ऑफरिंग्स है यानी जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो या जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हो आप उनको एक्सचेंज करते हो। अब हर चीज़ एक वैल्यू के लिए एक्सचेंज की जाती है। अब ये वो चीज़ें हैं, वो गुड्स और सर्विसेज हैं जिनकी वैल्यू है कस्टमर के माइंड में, क्लाइंट के माइंड में, पार्टनर आपको कह लो, या एट ए सोसाइटी एट लार्ज। सिंपल वे में अगर मैं आपको मार्केटिंग बताऊं, यानी वो सारी चीज़ें जिनकी वैल्यू है कस्टमर्स के माइंड में, यानी ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, लाइक आपके प्रोडक्ट्स होंगे या आपकी जो सर्विस आप रेंडर कर रहे हो। अब जब आप इन चीज़ों को ऑफर करते हो, यानी आप उनको बता रहे हो, उनको इंटीमेट कर रहे हो, तो वी आर गोइंग टू सेल दीज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम ये चीज़ें काम करेंगे। यानी ये सारी जो एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो मार्केटिंग कहलाता है। यानी इसमें सबसे पहले तो आप कस्टमर के नीड्स और वांट्स को समझोगे, कस्टमर को चाहिए क्या, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट आप उसकी फुलफिल कर सकते हो। फिर आप डेवलप करोगे अपनी प्रमोशन को, फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करने की भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, फिर आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करोगे जो उनकी नीड्स को पूरा करेगा। मार्केटिंग का एम यही है, एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाई जाए कस्टमर के साथ। अगर पहले तो आपने एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनानी है कस्टमर के साथ, फिर आपने उसको मेंटेन भी करना है। यानी जितनी लॉन्ग लास्टिंग वो रिलेशनशिप चलेगी उतना ही बिजनेस को फायदा होगा। अब एक क्वेश्चन आया था, मार्केटिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन बिजनेस की क्या है? वी हेल्प इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, वी सप्लाई एनर्जी, वी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। ये तीन चीज़ें मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन बिजनेस की उसके अंदर आती हैं। यानी देखो, एक तो नॉर्मल आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता है, यानी सबको पता है कि बिजनेस वो चीज़ है जिसमें आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हो और उनको सेल करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट अगर हम मार्केट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सबसे पहले तो ये है, आपने अपनी ऑफिस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। यानी जितना अच्छा आपका बिजनेस मैनेज होगा उतने अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। वी सप्लाई एनर्जी, वी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, ये तीन चीज़ें। अब ये तीन चीज़ें मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को किसी हद तक एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो लाइन सुनो। इन दिस बायर अ पैसिवली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ही एक्सेप्ट व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू हिम बाय द मार्केटर। देखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिकली, उसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको देखो, वैसे तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, हम वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ना सिंपल इतना कहना है कि देखो, जो आपके बायर्स हैं ना वो पैसिवली इन्वॉल्व है। यानी जो आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, यानी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स को, वो उसको सिंपल बिना बोले कुछ कहे एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी वो अपनी डिमांड्स नहीं आगे रखेंगे। यानी वो चीज़ें वो जो अवेलेबल है मार्केट में, यानी जो आप बना के उनको दे रहे हो, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट क्लियरली डिफाइंस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन आया था, वो कहते हैं अप्रोचेस कौन सी है मार्केटिंग की। अगर आपको मैं बहुत डिटेल में अप्रोचेस बताऊं तो सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब जो ये अप्रोच है इसका मेन फोकस है ऑफलाइन चैनल्स पे, जैसे आपका प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो, बिलबोर्ड्स और डायरेक्ट मेल। अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को उनके पास पहुंचना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट उनको पहुंचाना चाहते हो, यानी आप उनको पूरी डिटेल देना चाहते हो कि वी आर ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रिंट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, पैम्फलेट्स में, फ्लायर से, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो, बिलबोर्ड के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को टैप ऑन कर सकते हो। फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। ये अप्रोच लिवरेज करती है ऑनलाइन चैनल्स को, यानी अब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, अपने मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो, आप वेबसाइट्स बना रहे हो अपने बिजनेस की, सर्च इंजन्स में अपने आप को अपलोड कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। अब ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके अपने कस्टमर्स को आप रीच आउट कर रहे हो। फिर आती है कंटेंट मार्केटिंग। ये अप्रोच में आप
वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट बनाते हो, उसको क्रिएट करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा आपकी ऑडियंस को। यानी कंटेंट का मतलब होगा कि आप उनको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करें, वो इतना अट्रैक्टिव मैटर है कि वो आपके मैटर को देख के अट्रैक्ट हो गए, वो आपके साथ लॉयल्टी बनाए रखेंगे। एम सिंपल है, या मार्केटिंग कर रहे हो मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उनके साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हो। फिर आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये जो अप्रोच है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। इसमें आप अपने कस्टमर्स को इंगेज कर रहे हो, उनमें उनके दिमाग में ब्रांड अवेयरनेस ला रहे हो, यानी आप अपने ब्रांड के बारे में अपने ब्रांड को उनके माइंड में क्लियरली बता रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो। वेबसाइट का ट्रैफिक आप अपनी तरफ लेके आ रहे हो, यानी जितना ट्रैफिक आपके तरफ डाइवर्ट होगा उतनी ही प्रमोशन और मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की अच्छी होगी। अब एक क्वेश्चन आया था, वो कहते हैं कुछ मेन प्लेटफॉर्म्स बताओ सोशल मीडिया के। उन्होंने आपको ना 3-4 ऑप्शंस दे दी थी, उन्होंने कहते हैं चूज करके बताओ जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में, उनमें कौन कौन आते हैं। देखो सबसे पहले ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फॉर्म्स, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो इंटरेक्ट कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, और अलग अलग टॉपिक्स जो उनके इंटरेस्ट के हैं, यानी जिसके रिगार्डिंग वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं ब्लॉग्स, वी ब्लॉग्स कह लो या टेक्स्ट ब्लॉग्स कह लो। ब्लॉग्स वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करते हैं अपने थॉट्स को, क्या उनके ओपिनियंस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। यानी आप यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखते हो, हर एक क्या जॉनर है। जैसे अगर मैं अपने चैनल की बताऊं तो यहाँ पे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो ये वी ब्लॉग्स हैं, यानी वीडियो ब्लॉगिंग, ठीक है। सेम तरीके से वैसे ब्लॉग्स वेबसाइट्स पे पब्लिश होते हैं, वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, यानी ये लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये यूजर्स को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो दूसरे बंदों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं और सोशल इंटरेक्शंस में इंगेज कर सकते हैं। यानी जितनी सोशल इंटरेक्शंस होंगी उतना ही सभी को आपकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी। आगे आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वो अप्रोच है जिसमें आप इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स और सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करें अपने फॉलोअर्स और ऑडियंस को। बहुत सिंपल चीज़ है समझने में। देखो जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर्स है, आपका हर कोई सेलिब्रिटी किसी ना किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। यानी उसके फॉलोअर्स, देखो जो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं ना, जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, जो उनका जिस इन्फ्लुएंसर को वो देखते हैं, जिसको वो अपना अच्छा मानते हैं कि वो हमें एंटरटेन कर रहा है, वो उसकी बात मानते हैं, तो उसके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाती है। अब आगे कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का। देखो पहले इसमें कुछ चीज़ें समझो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आती है ब्रांड इक्विटी। ये पूल है गुडविल कस्टमर्स का डेट हैव रिलेटेड टू अ ब्रांड, यानी जो कस्टमर्स आपके ब्रांड के साथ रिलेटेड है, जब उनका आप पूल बना लेते हो, उनको इकट्ठा कर लेते हो, वो आपकी ब्रांड इक्विटी है, यानी वो आपकी जायदाद है, ठीक है। नेक्स्ट आती है ब्रांड आइडेंटिटी, द पिक्यूलियर डिस्टिंग्विशिंग कलर, डिजाइन, लेबल ऑफ अ ब्रांड विच डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड ऑफ अ फर्म। ऑब्वियस बात है, देखो हर ब्रांड का कलर अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, हर उसका ब्रांड, यानी हर एक ब्रांड की जो आपकी ब्रांडिंग वो कर रहा है, वही उसकी आइडेंटिटी है, वही उसकी पहचान है। फिर आती है ब्रांड इमेज, यानी आपके दिमाग में क्या, कस्टमर्स के दिमाग में आपके ब्रांड की इमेज है, क्या मेंटल परसेप्शन है, एसोसिएशंस क्या कस्टमर्स दे रहे हैं आपके ब्रांड को। हर एक कस्टमर के माइंड में ना ब्रांड के रिलेटेड एक अलग ही इमेज बनी होती है, ठीक है। आगे आता है मार्केट पोटेंशियल। देखो ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड है एक प्रोडक्ट के लिए, जब आप मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंडस्ट्री में इनफाइनाइट तौर पे कर रहे हो। मार्केटिंग तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, अब क्या मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड आपके प्रोडक्ट की, जो आपके अनुमान है, वो मार्केट पोटेंशियल होता है, ठीक है। आगे आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स और स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मार्केटिंग के कॉमन से मीनिंग से निकाले गए हैं, सो उनको साथ साथ हम कर रहे हैं। देखो स्टेज, पहले सुनो ध्यान से, स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड द स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है, यानी जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ जॉइंट प्रोडक्ट को, यानी जो जॉइंटली बन के निकल रहे हैं, यानी जब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच के तब जब आप उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर सकते हो, वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है। अब जो यानी सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, ये ना स्टेटमेंट की फॉर्म में आता, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ये वो पॉइंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में जहाँ पे जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने इकट्ठा एक प्लांट में बनाया वो अलग अलग हो जाते हैं और आप उनको अब रिकॉग्नाइज कर सकते हो अलग अलग उनके अपने अपने बिहाफ पे। जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, उसे आप सेपरेबल कॉस्ट कहते हो। बहुत अच्छे से याद रखो, ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है। देखो जब तक वो प्रोडक्ट्स ज्वाइंट थे उनकी कॉस्ट इकट्ठी थी, जब वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद सेपरेट हो गए अब उनकी कॉस्ट भी सेपरेबल कॉस्ट होगी, यानी हर की अपनी कॉस्ट होगी। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू थी। देखो जो सेपरेबल कॉस्ट होती हैं ये इनकर होती हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में, यानी जब हर एक प्रोडक्ट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल है तब जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो होगी आपकी स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद डेट विल बी सेपरेबल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है ये सेपरेट होती है जॉइंट कॉस्ट से जो आपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले पहले इनकर की थी, बियर की थी। ठीक है, आगे एक लाइन सुनो, मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट कैलकुलेट कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ देयर कस्टमर बेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस। देखो जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है ये एक क्रूशियल मेट्रिक है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए। यानी जैसे आप हम एरिया को स्केयर्स में, यानी आप जैसे मतलब कोई भी चीज़ के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे यूटिलिटी को यूटल्स में नापा जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में या फीट स्क्वायर में, या हर चीज़ के मैट्रिक्स हैं। सो सेम तरीके से जो आपका मार्केटिंग मैनेजर है जो उसका मैट्रिक है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये हेल्प करता है कि वो समझ पाएँ क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी उनके रहने वाली है उनके अपने कस्टमर बेस से। यानी जब वो CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मैनेजर्स असेस कर लेते हैं क्या वैल्यू रहने वाली है नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की, और जो पुराने हैं उनको रिटेन करने की, वो हमें छोड़ के जाए ना। इवन जो आपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करना वो CLV के बेसिस पे किया जाता है और आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज। अगर आप अपनी मार्केटिंग को एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज है, जिसमें सबसे पहले ये ना मैचिंग में क्वेश्चन आया था। देखो जो मार्केट पेनिट्रेशन है ये हमेशा एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए होती है। यानी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में आप ज़्यादा बेचते हो, ज़्यादा सेल करते हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में। फोकस बहुत सिंपल है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। बढ़ाना कैसे है, लाइक आपकी प्राइस एडजस्टमेंट्स करो, मतलब ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करो जिसमें सिंपल इतना है जो पुराने बंदे हैं, जो आपका पुराना प्रोडक्ट है आपने उसको ही ज़्यादा बेचना है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करो, अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को इतना अच्छा कर लो कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। फिर आती है मार्केट डेवलपमेंट। देखो मार्केट डेवलपमेंट में आपके प्रोडक्ट तो पुराने हैं बट अब जो मार्केट है वो नई हो जाएगी। यानी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में न्यू जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है आप उनको न्यू मार्केट्स में लेके आते हो, न्यू कस्टमर्स को टैप ऑन करते हो। ये अब कैसे किया जाता है, ये किया जाता है बाय न्यू जो आपकी कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट करके जियोग्राफिकली आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो और न्यू मार्केटिंग चैनल्स में आप ऐड हो रहे हो। ठीक है, आगे आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ये एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आप लेके आओगे, मार्केट्स आपकी पुरानी है बट प्रोडक्ट्स अब आपके नए होंगे। देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है, ऑफर किया जाता है एग्जिस्टिंग मार्केट में जो ऑलरेडी आपकी एस्टैब्लिश्ड हैं। अब ये आप कैसे करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लाओगे, न्यू वेरिएंट्स, जैसे नए कार मॉडल्स होते हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस करोगे, अपने न्यू प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड ऑन करोगे, इनोवेशंस लेके आओगे। इससे क्या होगा, जितनी भी कस्टमर की जो चेंजिंग नीड्स हैं उनको आप पूरा कर पाओगे। लास्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन, नए प्रोडक्ट्स को आप नई मार्केट्स में रिलीज करोगे, बिल्कुल ही नया सब कुछ। यानी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में आप न्यू जो मार्केट्स हैं उसमें बिल्कुल नई मार्केट्स हैं उसमें आप एंटर करोगे नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ जिनका पुराने कंपनी के जो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग मार्केट उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी है। बट अगर आप कामयाब हो गए अच्छे रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के बाद तो आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, आपकी एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
आगे आते हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स। देखो मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू, यानी जब आप कस्टमर वैल्यू अपनी डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ना कुछ टैक्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है। वो टैक्टिक्स क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सबसे पहले आता है सर्विस का पॉइंट। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो। ये देखो अगर आप अपने कस्टमर्स को उन्हें अपने प्रोडक्ट बेच दिया, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दो, उनको जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है वो पूरी हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। ये एक ऐसा टेक्टिक जिसे आप यूज़ करके अपनी कस्टमर की वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हो। जब आप उनको सुपीरियर सर्विस दोगे, आपका जो बिजनेस है ना वो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा और वो आपके नॉर्मल कस्टमर से लॉयल कस्टमर्स में तब्दील हो जाएंगे। फिर आता है ब्रांड। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करो, ये भी एक आपका मार्केटिंग टेक्टिक है जो एक कस्टमर वैल्यू को एक तो क्रिएट करने में हेल्प करता है, जब वो क्रिएट होगी उसको इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है। अगर आपका ब्रांड वेल स्टैब्लिश्ड होगा, उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी, तो कस्टमर की परसेप्शन भी बहुत आपके कंपनी, आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट की तरफ अच्छी होगी। उनकी प्रेफरेंसेस हमेशा आपकी तरफ ही रहेंगी, ठीक है। और इवन जितना आप लॉजिकल प्राइस है या रीजनेबल प्राइस है आप चार्ज करोगे वो आपको पे भी कर देंगे। लास्ट आता है इंसेंटिव्स। उनको इंसेंटिव्स दो, डिस्काउंट्स दो, रिवॉर्ड्स दो या स्पेशल ऑफर्स दो। ये भी मार्केटिंग टेक्टिक है जिससे आप एक तो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे और जो पुराने हैं उनको रिटेन कर पाओगे। इंसेंटिव्स वैल्यू ऐड करते हैं, यानी इससे आप एक तो कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड कर रहे हो, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कस्टमर्स को कि वो आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। ध्यान से सुनो। कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू अकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू। अब ये स्टेटमेंट आई थी, बिल्कुल सही आई थी। वो क्या कह रही हैं कि कंपनी को इतना अपना नेटवर्क वाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के साथ कि वो अपनी कस्टमर वैल्यू को पूरा कर पाए। देखो कंपनीज कैन नॉट डिलीवर कस्टमर वैल्यू इन आइसोलेशन। कंपनी ने अगर वैल्यू देनी है अपने कस्टमर्स को, ये चीज़ वो अकेले नहीं कर पाएंगे। उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, पार्टनर्स के साथ काम करना पड़ेगा, सप्लायर्स के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तभी वो वैल्यू को डिलीवर कर पाएंगे थ्रू नेटवर्क इफेक्टिवली और कस्टमर्स की नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डोंट कम्पीट देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क टू। देखो कंपनीज ने आपस में झगड़ती, यानी कंपनीज डायरेक्टली 1-to-1 आपस में नहीं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए झगड़ती, उनके नेटवर्क्स झगड़ती हैं। बिल्कुल करेक्ट। ये स्टेटमेंट आप बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहले ना इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो वाइल इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डू compete with each other, their entire value delivery network may also compete to provide superior value to customer। थोड़ा सा इसको समझ के आने की जरूरत है। देखो आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि इंडिविजुअल कंपनीज या ब्रांड्स compete नहीं करते हैं वो 1-to-1 compete करते हैं, बट एक सही तरीके से वो अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, अपने ब्रांड्स में इंप्रूवमेंट लाते हैं। अगर देखो कंपनीज compete कर रही है तो ऑब्वियस बात है उसका जो डिलीवरी नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं compete करेगा। आपके जो नेटवर्क्स होते हैं ना, एक ही बंदे के पास कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आपकी ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है, 50-50% करेक्ट है। 50% कह भी सकते हो, 50% नहीं भी कह सकते। सो इन शॉर्ट, बट अगर आपका इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका इनकरेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ब्रैकेट में सुनो, ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट्स एंड लोअर्स दी कॉस्ट। अब जो ये स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल ठीक थी। देखो जो वैल्यू होती है ना वो डिटरमाइन की जाती है किसके थ्रू, आप रेशियो निकालते हो कंट्रीब्यूशन का जो आपको एक प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू इट्स कॉस्ट। यानी बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, डैट स्टैंड्स फॉर, जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, यानी आपके हिस्से में क्या आ रहा है, जब आप उसको अपनी कॉस्ट के साथ डिवाइड करते हो ना, डैट जो वो रेशियो निकलेगा उससे आपको वैल्यू की, मतलब जो वैल्यू है आपकी वो उसका अमाउंट पता चल जाता है। सो जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप कॉस्ट से डिवाइड करो, आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी। सो अगर तो आपने कस्टमर वैल्यू डिलीवर करनी है तो कंपनी का एम एक है, उसे कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉस्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो इससे जो कस्टमर की वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बहुत हायर हो जाएगी, ठीक है। आगे आते देखो, हम बार बार कस्टमर वैल्यू कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन कस्टमर की वैल्यू से भी पूछ लिया था। देखो कस्टमर वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स
एंड कॉस्ट हुआ कस्टमर, यानी अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है, क्या उसको टेंजिबल इंटेंजिबल उसके बेनिफिट्स पड़ेंगे, मिलेंगे उसको, अगर वो इतनी उसकी डिफाइंड कॉस्ट को बियर करता है, वो कस्टमर वैल्यू कहलाता है। यानी इसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, क्या ओवरऑल वर्थ और यूटिलिटी रहने वाली है जो कस्टमर को मिलती है जब आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदता है। अब ये चीज़ कंपेयर करोगे इन प्राइस, यानी अगर आप एक कस्टमर ने आपको 100 रुपया पे किया प्रोडक्ट के लिए, तो क्या उसको 100 रुपये के बराबर बेनिफिट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। दैट स्टैंड्स फॉर कस्टमर वैल्यू। इवन इसमें जो परसीव्ड बेनिफिट्स हैं, वो जो मिलने वाले हैं, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। यानी कस्टमर वैल्यू एक की फैक्टर है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को और लॉयल्टी को बनाने में और बिगाड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आया था, वो कहते थे मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स को आप अरेंज करके बताओ। देखो, सबसे पहले आती है बजटिंग। मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है बजटिंग के साथ, जिसमें आप जितने अपने रिसोर्सेज मार्केटिंग में लगाना चाहते हो, आप उनको एलोकेट करते हो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के कारण। फिर किया जाता है फील्ड वर्क, यानी फील्ड वर्क करने में आप क्या करोगे, जब फील्ड वर्क करोगे आप, उसमें आप नेसेसरी डाटा कलेक्ट करोगे जो आपके मार्केटिंग के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। फिर डाटा कलेक्शन होगी, यानी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर आपके रिसर्च आउटकम्स निकलते हैं, यानी जब आपने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया तो आपके रिसर्च आउटकम्स मिल जाएंगे आपको, और फिर आपके जो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है आप उनको एक रिपोर्ट में लिख दोगे। दैट इज मार्केटिंग प्रोसेस। अब अगर आपको मैं इसको थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज कर दूं, देखो ये ना मार्केटिंग प्रोसेस को बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं। सो अगर हम इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दें तो मार्केटिंग प्रोसेस को एक और नज़रिए से देखें, तो अगर हम एक एंटरप्राइज का मार्केटिंग प्रोसेस की स्टेजेस देखते हैं तो सबसे पहले आता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में आप जितना आपके पास जितना हो सके आप उतना डाटा गैदर करते हो, उसको एनालाइज करते हो। अब ये डाटा किसके रिगार्डिंग होगा, क्या आपकी टारगेट मार्केट है जिसमें आप सर्व करने वाले हो, कस्टमर जो उस मार्केट में कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स और प्रेफरेंसेस, क्या मार्केट ट्रेंड किस तरीके से चल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। सो जो ये स्टेज है ये आपको इंसाइट्स देती है कि जो आगे आपकी स्टेजेस रहने वाली है मार्केटिंग प्रोसेस में। सेकेंड स्टेज आती है मार्केटिंग प्लानिंग। देखो, मार्केटिंग प्लानिंग में आप अपने गोल्स को सेट करते हो, जो आपके टारगेट मार्केट्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन करते हो कि क्या क्या चीज़ें उनमें हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं, क्या क्या उनकी नीड्स हैं। फिर आप इस चीज़ों के बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हो और एक रोड मैप बनाते हो, जिससे थ्रू आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। यानी ये स्टेज आपको ये बताती है कि आपके ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहने वाली है, जो आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स करने जा रहे हो उसमें आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आप मार्केटिंग टूल्स और टेक्निक्स जो एक कंपनी यूज़ करने वाली है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अपना पूरा कर पाए, उसको सेट करते हो। यानी क्या क्या आपके तरीके रहने वाले हैं, टैक्टिक्स रहने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, खास करके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ, तो उसको हम मार्केटिंग मिक्स कह देते हैं। यानी इसमें वो सारे एलिमेंट लाइक आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या रहने वाला है, प्रमोशन किस तरीके से करोगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे जाके किस तरीके से किस टाइप से करोगे, सब कुछ आ जाता है। यानी आप अपना मार्केटिंग मिक्स डेवलप करोगे जिसमें आपके डिसीजंस लोगे हर एक कंपोनेंट के रिगार्डिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करोगे। लास्ट में आता है मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, अगर आपका एक भी मार्केटिंग मिक्स डिफाइन हो गया, यानी आप एक को छोड़ो, यानी अगर आपके सारे मार्केटिंग मिक्स में जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से डिसाइड हो गए, फिर आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे, यानी आप इंप्लीमेंट करोगे अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में। इसमें आप जितनी भी आपकी प्लान मार्केटिंग एक्टिविटी, यानी जो जो चीज़ें आपने डिसाइड ऑन करनी, भाई हम इस चीज़ को इस तरीके से करने वाले हैं, आप उनको करोगे, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे और अपनी जो नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज उनको इंप्लीमेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पे प्रमोशन करोगे, उसको हर बंदा मतलब ट्राई करो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास पहुंच जाए, और जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके थ्रू आप उनको मैनेज करोगे। ठीक है, अब एक और तरीके से मार्केटिंग प्रोसेस कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहले वो कहते हैं अपने मार्केट प्लेस को और कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझो। यानी मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट ही ऐसे होता है कि जब आपको अपनी मार्केट प्लेस की समझ आ गई, यानी जहाँ पे जाके आप अपना ऑपरेट करने वाले हो वो प्लेस कैसे काम कर रही है, क्या आपके कस्टमर्स की नीड है, तो यानी ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा मार्केटिंग प्रोसेस का। फिर आपको एक कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जो आपकी फाउंडेशन सेट करेगी आपके कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में और ऑपरेट करने में। फिर आप कंस्ट्रक्ट करोगे एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम जो आपको सुपीरियर वैल्यू देगा, यानी जो आपका प्रोग्राम होगा ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा,
एक बार आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, उसके बाद आपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो आपको डैम श्योर है अच्छी वैल्यू अचीव करके देगा ही देगा। फिर आप कस्टमर्स को इंगेज करोगे, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाओगे और कस्टमर डिलाइट लेके आओगे, यानी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरा करना आपका धर्म है। यानी नेक्स्ट स्टेप में यही है कि आप कस्टमर्स को इंगेज करोगे, उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाओगे और उनका सेटिस्फेक्शन पूरा करोगे, ठीक है। फिर एट द एंड आप वैल्यू कैप्चर करोगे कस्टमर से, उनके साथ कस्टमर इक्विटी बना के रखोगे, यानी जब आप टाइम पे उनको अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद गुड सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ऑब्वियस बात है आपको प्रॉफिट्स तो होंगे होंगे, साथ में आपके कस्टमर लॉयल बेस भी स्टैब्लिश होगा। यानी जो आपका मेन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करने का और कस्टमर बेस को बढ़ाने का, वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको प्रमोशनल कैंपेन्स दिए थे और वो कैंपेन किस कंपनी ने किया था उसको मैच करके बताओ। देखो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो इसको ना मैं एक बार करवा तो देता हूँ, बट आप ना टाइम टू टाइम ये चीज़ें भी ध्यान में रखा करो। देखो से स्ट्रॉन्ग मॉम्स ये इंडियन टोबैको कंपनी का था, जीत की और पेप्सी इंडिया का था, लेट्स अनस्टीरियोटाइप इंडिया ये ब्रुक बॉन्ड का था और फ्रीडम टू लव हिंदुस्तान यूनिलीवर का था, ठीक है। अब आगे ना एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेते हो, क्योंकि कई ना जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना उनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी, क्योंकि उनके मार्केटिंग एफर्ट्स बड़े यूनिक होते हैं, वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर अनलिमिटेड एक कंज्यूमर गुड कंपनी है, ये आपको पता है, जो ऑपरेट करती है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना, यानी मेरा वर्ड्स मार्क करो, वो अपना खुद का उनका नेटवर्क है, यानी रेदर देन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, यानी वो डायरेक्टली सेल नहीं करते, वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, वो उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना। ये एक उन्होंने ना आपको पेपर में क्वेश्चन पता कैसे पूछा था, उन्होंने आपको 4-5 कंपनीज दे दी थी, वो कहते थे इनमें से बताओ कौन सी ऐसी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर डिपेंड नहीं करती, बट उनका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वर्क करने का। देखो जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल ही आपका हो, आपके नाम में हो, आपके पास उसकी ओनरशिप हो, वो थोड़ा बहुत आप लिवरेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कौन होती थी। देखो यूरेका फॉर्ब्स, एमवे और मोदी केयर, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। सो ये 4 कंपनीज उन्होंने दी थी, इसमें से आपको चूज करके बताना था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, किस तरीके से इवेल्युएट करते हो। देखो अब जो मैं आपको अगर ध्यान से बताऊं, जो हम पॉइंट कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चन करवाएंगे, मैंने साथ साथ ना आपको मेजर पूरा बड़ा जो प्रोसेस है मार्केटिंग का वो भी अच्छे से करवा दिया है। अगर मैं आपको मार्केटिंग का प्रोसेस बताऊं तो मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तक हमने कर लिया था, यानी अगर आप ध्यान से ये देखो, जो कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन है मार्केटिंग प्रोग्राम से, इसके पहले एक पॉइंट आया था मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद ये मेजर पॉइंट आता है, यानी अभी प्रोसेस ये चल रहा है। सो जो कंट्रोल और इवैल्यूएशन है आपने कंस्ट्रक्ट को इस्टेब्लिश तो कर लिया, अब आप उसको कंट्रोल और इवैल्यूएट किस तरीके से करोगे। देखो ये फाइनल स्टेज है, इसमें जितना भी आपका जो आपने मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसको अच्छे से मॉनिटर करोगे, इवैल्यूएट करोगे। यानी इसमें बेसिकली आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के बिल्कुल बराबर चल रही है तो यानी आपने अपनी कई तरह आपका मार्केट प्रोग्राम में अच्छे से काम कर रहा है। रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे, फिर एडजस्टमेंट है, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपका मान लो ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो पा रहे तो एडजस्टमेंट जो नेसेसिटी आप करोगे। सो आपका ये काम है कि आपने इंश्योर करना है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो ऑन ट्रैक चल रही हैं, ताकि आप अपने डिजायर्ड आउटकम्स को टाइम पे अचीव कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग चैनल्स। देखो जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं ये वो पाथवेज हैं, वो रास्ते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी खास करके प्रोड्यूसर्स अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चैनल्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट चैनल अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जब आप विदाउट मिडलमैन सेल करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट होता है जिसमें इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कुछ मार्केटिंग चैनल्स की कॉमन की बात की जाए तो रिटेल स्टोर, ये वो बंदे हैं जो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं थ्रू फिजिकल रिटेल लोकेशन, यानी उनके अपने छोटे छोटे आउटलेट्स बने होते हैं, वो उन आउटलेट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर देते हैं। फिर आते हैं ऑनलाइन स्टोर्स, ये अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को करते हैं, बट इनके फिजिकल स्टोर्स नहीं होते, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ई कॉमर्स और लार्ज रिटेलर्स के रिगार्डिंग आया था। देखो ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर दे इन इंडिया
bet big on mega consumption events on the following days। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रमोशन एक्टिविटी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ब्लैक फ्राइडे, खास करके यूएस, और आप कनाडा कर लो, साइबर मंडे भी ये वहाँ पे, अक्षय तृतीया हमारा है। सो इनको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें वो पूछ लेते हैं। फिर आते हैं होलसेलर। देखो ये वो बंदे हैं जो प्रोडक्ट्स बहुत बल्क में इंटरमीडिएरीज को बेचते हैं, जो आगे रिटेलर्स और अदर बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर देंगे। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और आगे रिटेलर और एंड कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। फिर आती है डायरेक्ट सेल। ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को दे देती है विदाउट एनी इंटरमीडिएरी, यानी उनके बीच में कोई नहीं होता, वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं। लास्ट में आते हैं एजेंट्स और ब्रोकर्स। ये वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रांजैक्शंस को बायर और सेलर के बीच में। यानी सिंपल अगर वे मैं बताऊं तो डायरेक्ट चैनल, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, उसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता। जो इनडायरेक्ट चैनल है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर एजेंट को और आगे एंड कंज्यूमर को सेल करता है। सो ये दो मार्केटिंग चैनल्स थे, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। सो करते हैं आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप।